रेडियस से रिलेटेड पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक प्रॉपर्टी में सबसे पहले है रेडियाई, रेडियस। पहले रेडियस का फार्मूला देखें क्या होता है। रेडियस इक्वल टू 0.53 इंटू एम स्क्वायर अपॉन जेड। ये रेडियस का फार्मूला है। रेडियस क्या होती है वो भी समझ लीजिए। ये एटम का सेंटर पार्ट जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का सेंटर पार्ट ये होगा यहाँ पर एक, और इसके सराउंडिंग स्पेस में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, ऐसे ऑर्बिट जनरेट होते जाएंगे। और ये जैसे फर्स्ट ऑर्बिट, तो न्यूक्लियस के सेंटर से जहां इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उस आउटर ऑर्बिट तक की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस। रेडियस का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन आउटर मोस्ट ऑर्बिट एंड सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के सेंटर और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन जहां प्रेजेंट है, सर्कुलेट है, वहां तक की डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस। तो आपको डायग्राम देख करके ये समझ में आ गया होगा कि रेडियस किस पर डिपेंड है। रेडियस फार्मूले पर भी देखो, एन, एन फॉर नंबर ऑफ ऑर्बिट, एन फॉर नंबर ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट के स्क्वायर पर डिपेंड है, मतलब ऑर्बिट के नंबर इंक्रीज होंगे तो तय रेडियस इंक्रीज होगी। दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, जेड। जेड मींस न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो तय इलेक्ट्रॉन को अपने साइड वो अट्रैक्ट करके रखेगा, तो रेडियस एटम की क्या होगी, श्रिंक होगी। इस तरह रेडियस, इस फार्मूले से अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज होंगे तो रेडियस इंक्रीज होगी, नंबर ऑफ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो रेडियस डिक्रीज। तो इस तरह रेडियस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले, अच्छा, रेडियस भी दो टाइप की होती है, एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस। तो यहाँ पर रेडियस को कैलकुलेट करना तो बड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि एटम तो बहुत छोटा होता है। फिर भी साइंटिस्ट ने कोशिश की है। हम यहाँ दो टाइप की रेडियस की स्टडी करेंगे और पहले फार्मूले में जाएंगे। पहले फार्मूले की बात की हमने कि नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज होंगे तो रेडियस इंक्रीज होगी। जैसे ये फर्स्ट ऑर्बिट तो रेडियस, ये सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो रेडियस इंक्रीज होगी, थर्ड ऑर्बिट में है तो रेडियस और ज्यादा इंक्रीज होगी। नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज विद इंक्रीज रेडियस, नंबर ऑफ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज विद डिक्रीज रेडियस, ऐसा उल्टा सीधा चलता रहता है। अब पीरियोडिक टेबल में चलें तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट कौन है, यहाँ पर कौन है, लिथियम। यहाँ तो हाइड्रोजन है टॉप पर ग्रुप में, यहाँ लिथियम, तो यहाँ बेरिलियम, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, इसमें 4, बोरान में 5, कार्बन में 6, नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10। इस तरह रेडियस लेफ्ट टू राइट मूविंग करेंगे तो क्या होगा, पीरियड्स में। और इधर लिथियम के पास कौन है, सोडियम 11, पोटेशियम 19, रुबिडियम 37, सीजियम 55, फ्रांसियम 87। इस तरह ग्रुप का कंसेप्ट है। ग्रुप में सीधा सा आपको पता है कि ग्रुप में जैसे जैसे डाउन तो मूविंग करते हैं हम, पर्टिकुलर सिंगल ऑर्बिट इंक्रीज होगा, इसमें 2 ऑर्बिट तो इसमें 3 होगा, इसमें 4, 5, 6, 7। इस तरह ग्रुप्स में जब डाउन मूविंग करते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज होते हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज होंगे तो रेडियस इंक्रीज होगी पीरियोडिक टेबल में, वो कोई सा भी ग्रुप हो, चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो। ग्रुप में जब आप अप टू डाउन करते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज होंगे तो रेडियस इंक्रीज होगी। दूसरा, लेफ्ट टू राइट पीरियड्स में मूविंग करेंगे, ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स है। अब इसमें तो 2 ही है, इनकी क्या बात करें, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, इलेक्ट्रॉन के नंबर इंक्रीज होंगे बट नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम होगा। जैसे लिथियम में कितने ऑर्बिट है, 2, तो बेरिलियम में ऑर्बिट कितने होंगे, 2, बोरान में ऑर्बिट कितने, 2, 2, 4, 2 ऑर्बिट। यहां से यहां तक आओगे सारे एलिमेंट में 2 ऑर्बिट है क्योंकि ये है सेकंड पीरियड के एलिमेंट। आपको पढ़ाया था पहले, नंबर ऑफ ऑर्बिट
जितने ऑर्बिट होंगे उतना ही एलिमेंट का नंबर आप क्या होगा, पीरियड्स। किसी भी एलिमेंट का पीरियड कहाँ होगा पीरियोडिक टेबल में, वो उसके नंबर ऑफ ऑर्बिट से बताएंगे। इट मींस लिथियम से नियान तक जाओगे आप तो नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज नहीं होंगे, बट न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज हुआ। लिथियम में 3 प्रोटॉन, बेरिलियम में 4, बोरान में 5 प्रोटॉन, कार्बन में 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ प्रोटॉन के नंबर इंक्रीज हुए और जेड इंक्रीज होगा तो रेडियस को श्रिंक करेगा, मीन्स डिक्रीज करेगा। तो याद रखिए पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूविंग करते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, बट न्यू इलेक्ट्रॉन इंटर इन सेम सबसेल, नया इलेक्ट्रॉन उसी सबसेल में एंट्री करता है, इसलिए लेफ्ट टू राइट मूविंग करेंगे तो रेडियस क्या होगी, डिक्रीज। और जब ग्रुप में अप टू डाउन करोगे तो रेडियस क्या होगी, इंक्रीज, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज होते हैं। इस बात को लिखिए, फिर रेडियस के टाइप स्टडी करेंगे। वीडियो ब्रेकिंग, थोड़ी देर में सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, कोई बात नहीं। लिखिए रेडियस the distance between center of the nucleus to the outermost orbit called radius। रेडियस का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट ऑर्बिट कॉल्ड रेडियस। इसको रेडियाई भी बोलते हैं। रेडियस का फार्मूला लिख लीजिए, r इक्वल टू 0.53 n स्क्वायर अपॉन जेड। अगला स्टेटमेंट लिखिए, द रेडियस depend upon number of orbits। if the number of orbits increase with increased radius, ऑर्बिट के नंबर इंक्रीज होंगे, रेडियस इंक्रीज होगी। while inverse to the nuclear charge, it means increase the nuclear charge, decrease radius। increase nuclear charge, decrease radius। increase nuclear charge with a decrease radius। दो स्टेटमेंट याद रखिए, सीधे सीधे आपके पास फार्मूला लिखा है, उसी को लैंग्वेज के फॉर्म में लिखना है। पहला, नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज होंगे, रेडियस इंक्रीज होगी। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, रेडियस डिक्रीज होगी, क्योंकि वो उसका इनवर्सली है। क्लियर? लिख लिया सबने? अंतरा, आवाज आ गई? चलिए आगे बढ़िए। अब लिखिए वेरिएशंस इन पीरियोडिक टेबल। प्रॉपर्टी का वेरिएशंस कैसे होता है पीरियोडिक टेबल? वेरिएशंस इन पीरियोडिक टेबल, ये हेडिंग है।
फर्स्ट इन ए ग्रुप्स में क्या होता है इसमें डिटेल लिखेंगे। मूविंग डाउन इन द ग्रुप, मूविंग डाउन in the group, the number of orbits increase. The number of orbits increases and outermost electron goes away from nucleus. न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा, therefore radius increases. कोई सा भी ग्रुप हो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप है, 18 ग्रुप में कोई से भी ग्रुप की बात हो, ये यूनिवर्सली बात होती है ग्रुप्स में, कोई से भी ग्रुप हो अप टू डाउन मूविंग करोगे, सिंपल सा थिंक है, नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज होते हैं और नंबर ऑफ ऑर्बिट से इंक्रीज होते हैं तो रेडियस इंक्रीज होती है। चलिए नेक्स्ट, इन ए पीरियड, इन ए पीरियड, इसमें लिखिए मूविंग across in a period, left to right, moving across from left to right in a periodic table, periodic table में हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूविंग करें, then new electron enter in same subshell, new electron enter in same subshell, but number of orbits are same, नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम रहेंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज नहीं होंगे। while increase nuclear charge, while increase nuclear charge, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। अब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो रेडियस डिक्रीज होगी। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज विथ डिक्रीज रेडियस ऑफ एलिमेंट्स। लिखा भाई सबने? चलिए भाई, लिखा हो तो बहुत अच्छी बात है। चलिए लिख लिया होगा। अब बात करते हैं रेडियस के टाइप की। पीरियड्स ग्रुप्स में रेडियस का क्या होता है ये हमने समझा, और ये डिपेंड किस पर है ये बात समझी। अब रेडियस जो होगी उसके टाइप होते हैं। अब टाइप तो बहुत सारे होते हैं, 4-5 टाइप होते हैं, और अभी फिलहाल यहाँ पर हम 2 टाइप की रेडियस की स्टडी करेंगे। पहली रेडियस कोवेलेंट रेडियस, ये रेडियस के टाइप, कोवेलेंट रेडियाई, कोवेलेंट रेडियस। पहले ध्यान से समझिए, फिर मैं डेफिनेशन आपको लिखवाऊंगा। कोवेलेंट बॉन्ड में
मॉलिक्यूल का, एटम की रेडियस को कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि एटम एक तो फ्री स्टेट में कभी नहीं मिलता, वो फ्री स्टेट में मिल भी जाएगा तो फुर्सत है उसको कि तुम्हें रेडियस अपनी बता के जाएगा? नहीं। एटम मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करेगा? मॉलिक्यूल का। और मॉलिक्यूल का जब वो फॉर्मेशन करेगा तब आपको हो सकता है कि वो दिख जाए, मिल जाए। तो कोवेलेंट रेडियस का मतलब होता है जब एटम कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करे। अब ये पता है आपको कि कोवेलेंट बॉन्ड भी दो टाइप के होते हैं। पहले एक टाइप का पढ़ेंगे। पहला सेम एटम है, आपस में कंबाइंड हुए। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है 9th-10th में स्टडी करके आए, दोनों अपने अपने पार्टनरशिप के इलेक्ट्रॉन बीच में रखते हैं। जैसे ये ए है, ये कोई एटम है ए, ये दूसरा ए। अब सेम एटम की बात कर रहे हैं तो बी नहीं लिखेंगे, ए ही लिखेंगे। ये दोनों पार्टनरशिप करते हैं इलेक्ट्रॉन की, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इस तरह केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ये हो गया। ये क्या है? ये मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। ये क्या था पहले? ये दोनों एटम थे, और एटम अनस्टेबल होता है, उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए वो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। और फॉर्मेशन कौन सा है? कोवेलेंट। कोवेलेंट मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, पार्टनरशिप करेगा इलेक्ट्रॉन की, डोनेशन नहीं करेगा। ये एक इलेक्ट्रॉन को देगा, यहां रख लेगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन को देगा, यहां रख लेगा, इस तरह। तो इसका डायग्राम कैसा हो जाएगा? ये हो गया। ये कोई मॉलिक्यूल है जिसका एक एटम क्या था? ए। एटम भी स्फेरिकल इन शेप होते हैं, मॉलिक्यूल भी स्फेरिकल इन शेप होता है। तो डायग्राम ऐसे बना लेते हैं अपन। ये इसका सेंटर पार्ट एक एटम का, ये दूसरे एटम का सेंटर पार्ट, और ये दोनों एटम कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच है। ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, रेडियस की डेफिनेशन अब आप खुद ही समझ सकते हो। इन दोनों के सेंटर का half of the distance between two nuclei फॉर्मेशन कोवेलेंट बॉन्ड। जब कोई दो न्यूक्लियस, दो एटम कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच हो तो उनके सेंटर की जो डिस्टेंस है दोनों एटम के, उनकी डिस्टेंस का हाफ कोवेलेंट रेडियस के नाम से फेमस होगी। फिर से समझिए, ये दो एटम थे, एटम अनस्टेबल होता, उसकी रेडियस को कैलकुलेट करना डिफिकल्ट है। इसलिए कंबाइंड स्टेट में जब वो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो कोवेलेंट बॉन्ड दो टाइप का होगा, सेम एटम का, डिफरेंट एटम का। जब सेम एटम का कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो दोनों एटम सेम साइज शेप के होंगे, वो कंबाइंड होंगे कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू, तो उन दोनों के सेंटर की डिस्टेंस का हाफ रेडियस के नाम से फेमस होगी। और कौन सी रेडियस? कोवेलेंट रेडियस। अगर डिफरेंट एटम है तो फिर क्या करें? डिफरेंट एटम है तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे, ये ए और इससे रिएक्ट हुआ बी। तो इसका जब मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा तो ऐसे होगा, ये ए और ये बी। तो ये तो गड़बड़ हो गई, ये डिस्टेंस कम है और ये ज्यादा है। तो फिर यहाँ दोनों का एवरेज लेकर फिर एक फार्मूला यूज करेंगे। पहले हम कोवेलेंट रेडियस की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर इसमें जो फार्मूला यूज करते हैं उसको लिखेंगे। तो डिफरेंट एटम और सेम एटम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आना है। आप लोग क्या करोगे, ये एक ही रेडियस है, ये सपोज R1 और ये क्या है R2, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? R1 प्लस R2 अपॉन 2, ये आ गई रेडियस। ठीक है, तो इसमें देखिए पहले बोर्ड पर से डायग्राम बनाइए। हाँ हेलो, हाँ एक मैं ना आपको 1 घंटे से लगा था, मैं अभी क्लास में हूँ, है ना। क्लास निपटा के फिर मैं आपको फोन करता, ठीक है? हाँ भाई, तो
डायग्राम बना लीजिए। अब रेडियस की डेफिनेशन लिखिए। कोवेलेंट रेडियस, half of the distance of two nuclei bonded by covalent bond in case of same atom. डेफिनेशन बोलूंगा एक बार, जिसने ना लिखी वो लिखिए। ये कोवेलेंट रेट की डेफिनेशन है, कोवेलेंट रेडियस की डेफिनेशन है। हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ टू न्यूक्लियाई बॉन्डेड बाय कोवेलेंट बॉन्ड, और ये सेंटर की डिस्टेंस होती है, सेंटर टू सेंटर, सेम एटम के केस में। चलिए, उसका फार्मूला साइड में लिखा मैंने, R1 प्लस R2 इक्वल टू रेडियस। दूसरा लिखिए, फॉर डिफरेंट एटम, कोवेलेंट बॉन्ड में डिफरेंट एटम भी होते हैं, तो डेफिनेशन तो वही होगी, डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई हाफ ऑफ द सेंटर, लेकिन उसका फार्मूला बदल जाएगा। लिखिए, रेडियस इक्वल टू, ये इसका फार्मूला है बाद वाले का, यहाँ लिख देगा। इसका फार्मूला आपको मिलेगा रेडियस इक्वल टू R1 प्लस R2, और फिर यहाँ साइन होगा माइनस 0.208, फैक्टर है ये, फिक्स, इनटू R1 प्लस R। इस फार्मूले से डिफरेंट एटम की रेडियस आप कैलकुलेट कर सकते हो। नोट करिए, इसमें तो सिंपल है, एवरेज लेना है इसका, इसमें डिफरेंट एटम में रेडियस का फार्मूला ये फैक्टर आ जाएगा इसमें। तो ये कोवेलेंट रेडियस है। दूसरी रेडियस आती है वंडरवाल की रेडियस। हेडिंग लिखिए, फार्मूला सबने लिख लिया होगा, मिटाऊंगा। वंडरवाल रेडियस, वंडरवाल क्या होता है भाई? दूसरी रेडियस वंडरवाल ने कैलकुलेट की, वैन-डर-वाल्स, ये साइंटिस्ट का नाम है वैन-डर-वाल। पहले इसकी स्पेलिंग कुछ अलग थी, पहले इसकी स्पेलिंग थी WANDER वाल्स। अब स्पेलिंग बदल गई है नई बुक में, VANDER हो गया, वैन-डर-वाल। तो वंडरवाल्स अब नाम भी उसकी मम्मी ने रखा है, वहां फॉरेन कंट्री में सभी साइंटिस्ट के नाम मम्मी रखती है, तो उसका रीजन बताएंगे मम्मी क्यों रखती है, वहां क्या कारण से मम्मी बच्चे का नाम रखती है। वंडरवाल्स रेडियस, वंडरवाल की रेडियस, वंडरवाल का कंसेप्ट गैस फॉर्म में होता है, क्योंकि वंडरवाल ने गैसियस स्टेट के बारे में बहुत सारी डिस्कवरी की है। अब गैसियस मॉलिक्यूल तो क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, अगर सॉलिड होगा तो मॉलिक्यूल पास होंगे ना, लेकिन गैस पार्टिकल में मॉलिक्यूल क्या होते हैं, अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर होते हैं। अब वंडरवाल की जो रेडियस है उसकी डेफिनेशन समझो पहले। ये दो एटम का एक मॉलिक्यूल, ये एक एटम उसका, दूसरा एटम ये गैसियस स्टेट में होगा, ये एक मॉलिक्यूल है। यहां से यहां तक ये एक मॉलिक्यूल, इसके पास दूसरा मॉलिक्यूल भी होगा ऐसे,
ये दूसरा मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल है, ये एटम इधर है तो वो एटम उधर है, इनसे तो हम कंपैरिजन कर ही नहीं सकते रेडियस का। तो वैन डर वाल ने क्या रेडियस की डेफिनेशन दी कि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के नेबरिंग एटम की सेंटर की डिस्टेंस का हाफ। ध्यान से समझिए, वैन डर वाल रेडियस की डेफिनेशन क्या है, दो मॉलिक्यूल है, डिफरेंट मॉलिक्यूल के नेबरिंग एटम्स, ये दोनों नेबरिंग एटम्स है, ये और ये नहीं हो सकता, दो नेबरिंग एटम्स के सेंटर की, ये सेंटर, इनकी डिस्टेंस का हाफ, ये वैन डर वाल रेडियस है। इस रेडियस को हम क्या बोलेंगे, वैन डर वाल की रेडियस। क्लियर? फालतू बकवास है, कोई ऐसा विशेष नहीं है, केवल आप डेफिनेशन लिख लीजिए। रेडियस रेडियस होती है, समझने का सोचने का तरीका इन दोनों का बेवकूफों का अलग अलग है। वीडियो ब्रेकिंग होता है, थोड़ी देर होता है, फिर ठीक हो जाता है, मत टेंशन ले। वैन डर वाल रेडियस की डेफिनेशन लिख, ना सुन पाए तो मेरे को डबल से रिपीट करने का बोल दिया कर, वीडियो जब ब्रेकिंग होता है। लिखिए वैन डर वाल रेडियस, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम, हाफ ऑफ द डिस्टेंस, हाफ ऑफ द डिस्टेंस of two nuclei of two nuclei of neighboring atoms bonded by covalent bond, bonded by covalent bond। अनुराग को प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, मैं फिर से समझाता। पहले डेफिनेशन लिख ली सबने, फिर से एक बार और बोलता, रिपीट करता डेफिनेशन वैन डर वाल रेडियस की। फिर से लिखिए, हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ टू न्यूक्लियाई ऑफ नेबरिंग एटम्स बॉन्डेड बाय कोवेलेंट बॉन्ड कॉल्ड वैन डर वाल रेडियस। अनुराग फिर से समझने की कोशिश करिए। ये एक एटम, ये उसी मॉलिक्यूल का दूसरा एटम, ये एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के पास दूसरा मॉलिक्यूल उधर है, इधर भी बना लो, इधर बना लो, उधर बना लो, कहीं भी बना लो, ये दूसरा मॉलिक्यूल जिसके दो एटम, और इन दोनों मॉलिक्यूल के नेबरिंग एटम की सेंटर डिस्टेंस का हाफ, वो रेडियस है, और उसका नाम वैन डर वाल रेडियस रखा है। फिर से लिखने की कोशिश करिए, मैंने डबल से समझा दी है, अनुराग को समझ में आ गई होगी। हाँ अनुराग बोलो, आप कोई प्रॉब्लम? दो मॉलिक्यूल के नेबरिंग एटम की सेंटर डिस्टेंस का हाफ, बस सीधी सी बात। वैन डर वाल ने उसी चीज को बदल के बोल दिया और कुछ नहीं किया है, साइंटिस्ट सब ऐसे ही करते हैं, एक का कंसेप्ट दूसरे ने चुराया, दूसरे का कंसेप्ट तीसरे ने चुराया, सब फालतू की बातें करते रहते हैं, बड़ी बड़ी बुक्स लिख के चले जाते हैं, हमको परेशानी होती है, हमसे याद नहीं होता। और वैसे भी ऊपर से कोरोना आ गया और प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आ गई। इधर पेरेंट्स बोलते हैं पढ़ाई करो पढ़ाई करो, 10th पास हुए, 10th के बाद सोच रहे थे थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, तो पेरेंट तो फिर 11th में एडमिशन करा। चलिए कोई बात नहीं, जिंदगी है, पढ़ते रहना पड़ेगा। मैं भी बहुत आलसी था पढ़ने में, इसीलिए ऊपर वाले ने मेरे को पनिशमेंट दे रखा है कि आप बच्चों को पढ़ाओगे। चलिए भाई, नोट कर लिया होगा, आगे बढ़े। ये रेडियस की बात हुई, रेडियस के टाइप की बात हुई। अब आते हैं आयोनिक रेडियस, तो हेडिंग लिखिए आयोनिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस हो चाहे आयोनिक रेडियस हो, रेडियस रेडियस होती है, रेडियस की डेफिनेशन चेंज नहीं होगी। अब जब डेफिनेशन चेंज नहीं होगी तो कॉन्सेप्ट चेंज होगा।
क्या कंसेप्ट है देखते हैं। अब हम बात करेंगे आयोनिक रेडियस की। तो आयोनिक रेडियस तो तब पैदा होगी जब एटम को हम आयन में कन्वर्ट करें। अब यहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी, आयन भी दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव आयन भी होता है, नेगेटिव आयन भी होता है, तो फिर दोनों की रेडियस होगी। तो सबसे पहले हम आयन के बारे में समझे कि आयन क्या होता है। सिंपल सा एक केस लेते हैं, सोडियम 11। सोडियम 11 में ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड 8 इलेक्ट्रॉन, नंबर लिखूंगा ना, इलेक्ट्रॉन नहीं बनाऊंगा, और ये लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन जो वैलेंसी शेल में है। अब रेडियस की बात करोगे तो रेडियस तो इसमें यहां तक है, ये सोडियम के एटम की रेडियस है, एटॉमिक रेडियस जिसको बोलेंगे, ये हो गई। अब क्या होता है कि इसको आयन में कन्वर्ट करें, तो आयन टेंडेंसी पर डिपेंड है। सोडियम को आप नेगेटिव आयन में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन बहुत मुश्किल से होगा। ये आसान क्या काम करता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकता है, क्योंकि मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होता है। तो सोडियम अपने एक वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, माइनस करेगा, पर इतनी आसानी से नहीं करेगा। आप इसको एनर्जी सप्लाई करोगे, कोई भी एटम ऐसे ही फ्री फोकट में इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता। आप जब इसको एनर्जी सप्लाई करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करेगा और फिर यहां से जाएगा, चला गया। तो सोडियम किस में कन्वर्ट हो गया, Na+। क्यों कन्वर्ट हो गया, पहले की सिचुएशन देखो, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने थे पहले, 11, तो प्रोटॉन कितने थे, 11, न्यूट्रल एटम था, बैलेंस था। अब क्या हुआ, प्रोटॉन तो इसमें 11 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 10, एक इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हुआ, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ। जब जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, रेडियस श्रिंक होगी, डिक्रीज होगी। डायग्राम बना के समझाता, ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट ऑर्बिट 2, ये सेकंड ऑर्बिट, ये रेडियस डिक्रीज हो गई। पहले ऑर्बिट 3 थे, एक ऑर्बिट खत्म हो गया इलेक्ट्रॉन के जाते, तो यहाँ ऑर्बिट 2 है, तो ये आयोनिक रेडियस हुई। ये रेडियस कौन सी है, आयोनिक रेडियस। तो आयन की रेडियस डिक्रीज होगी, लेकिन कब, जब आप पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करें। तो ध्यान रखिए, पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन कब होगा, जब कोई एटम अपने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करे। वो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को रिलीज कब करेगा, जब आप उसको एनर्जी सप्लाई करोगे, और आप एनर्जी सप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करेगा, और जब जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो प्रोसेस कौन सा होता है, पता है आपको, प्रोसेस होगा एंडोथर्मिक। जब किसी सिस्टम में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो प्रोसेस कौन सा होगा, एंडोथर्मिक। अपन एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं तब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और जाएगा और आयन में कन्वर्ट होगा। पॉजिटिव आयन का कांसेप्ट क्या है, पॉजिटिव आयन इज फॉर्म व्हेन इलेक्ट्रॉन रिलीज बाय एटम। एटम जब अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है तो पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन होगा। पॉजिटिव आयन होगा तो आयोनिक रेडियस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पॉजिटिव आयन की रेडियस हमेशा डिक्रीज होगी, कभी इंक्रीज नहीं हो सकती। किसके रेस्पेक्ट में, एटॉमिक रेडियस के रेस्पेक्ट में, एटम के रेस्पेक्ट में, एटम की रेडियस के रेस्पेक्ट में आयोनिक रेडियस हमेशा डिक्रीज होगी। उसका कारण है कि इलेक्ट्रॉन के रिलीज होने पर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन के नंबर डिक्रीज होते हैं, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो रेडियस श्रिंक होगी। और गलती से कहीं एक ऑर्बिट ही खत्म हो गया, मान लो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ही सिंगल था, चला गया, तो ते और ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी। तो कहने समझाने का मतलब है कि पॉजिटिव आयन ऑलवेज स्मॉलर इन साइज रेस्पेक्ट टू एटम्स। एटम के रेस्पेक्ट में उसका पॉजिटिव आयन हमेशा स्मॉलर साइज का होता, कभी बड़ा नहीं हो सकता। क्लियर। अब बड़ा कौन होगा वो समझे। अगर हम नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन करें तो नेगेटिव आयन एटम के रेस्पेक्ट में लार्जर होगा, उसकी साइज इंक्रीज हो जाएगी। जैसे क्लोरीन 70, ये न्यूक्लियस उसका, ये फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड में 8 और थर्ड ये 7, ये इसकी रेडियस है क्लोरीन 17 की। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन गेन कराएं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर है, नॉन मैटर है। अलग अलग एलिमेंट का कंसेप्ट अलग अलग होता है, ऐसा नहीं कि हमने यहाँ इसको
रिलीज करा दिया, रिलीज नहीं करा, ये रिलीज करने की टेंडेंसी रखता है, मेटल है, और ये गेन करने की टेंडेंसी रखता है। ये इलेक्ट्रॉन गेन किया, ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट ऑर्बिट में 2, ये सेकंड 8 और थर्ड 8 हो गए। ये लार्जर साइज का हो गया। अब ये मत बोलना सर बराबर है या ये छोटा बन गया, ये लार्जर साइज का। लार्जर साइज का क्यों हुआ? प्रोटॉन कितने रह गए? 17। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18। इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ तो न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हुआ होगा, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हुआ तो रेडियस इंक्रीज होगी। मींस नेगेटिव आयन इज ऑलवेज लार्जर देन करस्पॉन्डिंग एटम्स। उस एटम के कंपैरिजन में नेगेटिव आयन हमेशा लार्जर साइज का होगा, छोटा नहीं हो सकता। छोटा कौन होता है? स्मॉलर साइज का कौन होता है? पॉजिटिव आयन। तो यहाँ ये दोनों क्वेश्चन को अलग अलग लिखिए, दोनों के रीजन लिखेंगे, उसके बाद फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात करेंगे कि उनकी रेडियस का क्या होता है। लिखिए आयोनिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, आयोनिक रेडियस में लिखिए भाई आयोनिक रेडियस में लिखिए, क्वेश्चन लिख लीजिए डायरेक्ट। पॉजिटिव आयन is always smaller than that of parental atom. Positive ion always smaller than that of parental atom. आंसर लिखिए। When electron released by atom, when electron released by atom form positive ion, जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है तब पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन होता है। इन दिस केस न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस with respect to electron. न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाएंगे। Hence the size of ion is reduced. आयन की साइज, पॉजिटिव आयन की साइज रिड्यूस हो जाएगी। सोडियम का डायग्राम बोर्ड पर से बना लीजिए। लिखिए सुमित फिर से। पॉजिटिव आयन इज फॉर्म बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एलिमेंट। पहली लाइन ये थी, पॉजिटिव आयन इज फॉर्म बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एलिमेंट्स। Therefore, nuclear charge decreases with respect to electron. न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में। है गलत बोल दिया? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज उतना ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन कम हुए, इलेक्ट्रॉन जाता पॉजिटिव आयन में। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो रेडियस डिक्रीज होगी। लिख लिया सुधांशु? ऑडियो क्यों ब्रेकिंग हो गया यार?
देखते हैं भाई, ऑडियो क्यों ब्रेकिंग हो रहा है। नेट तो बढ़िया चल रहा है। नेट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कुछ ऊपर ही प्रॉब्लम है। आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है तो आवाज आवाज आना चाहिए। वीडियो अब दिखे ना दिखे उससे क्या होना। पॉजिटिव आयन इज फॉर्म बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, जब कोई एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है तो क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस विद रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन एंड साइज ऑफ पॉजिटिव आयन इज रिड्यूस। सोडियम का डायग्राम बना लीजिए। दूसरा पॉइंट लिखिए। ये नेट तुम्हारे यहीं से प्रॉब्लम चलती है, देखो गायब हो गए। तो जिनके नेट वीक होते हैं वो गायब हो जाते हैं। नेक्स्ट, अगला पॉइंट लिखिए। नेगेटिव आयन इज ऑलवेज लार्जर। नेगेटिव आयन ऑलवेज लार्जर देन दैट ऑफ पेरेंटल एटम। नेगेटिव आयन हमेशा बड़ा होगा उसके पेरेंटल एटम से। लिखिए। आंसर लिखिए। नेगेटिव आयन इज फॉर्म बाय gain of electron. Negative ion is formed gain of इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जब कोई एलिमेंट गेन करेगा, एटम गेन करेगा, तब नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन होता है। Therefore, nuclear charge decreases with respect to electron. इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएंगे क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज, साइज इज लार्जर, साइज उसकी बड़ी हो जाएगी। चलिए भाई, बोर्ड पर से क्लोरीन का डायग्राम बना लिया होगा सबने मेरे हिसाब से। लिखिए यस और नो। डायग्राम बना लिया सबने? दिया ने तो बना लिया। और बोलिए भाई, एक दो और। क्लोरीन का डायग्राम बना लिया सबने? और याद रखिए, पीरियोडिक टेबल में इसी कंसेप्ट का क्वेश्चन आता हर साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है। ये द्रुति राज पुरोहित पहले भी क्वेश्चन पूछा था, मैंने बोला नहीं, अभी यस सर लिख रही है। नेट की क्या प्रॉब्लम है? कल भी बीच में परेशान हो रही थी, कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। चलिए, नेट की प्रॉब्लम सॉल्व करिए, अपने कनेक्ट हो रहिए। वैसे भी आपने देर से ज्वाइन की है क्लास, इसलिए जितना अभी पता नहीं है ऑफलाइन कब तक क्लास आएगी, ऊपर वाला जाने। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब लिखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक की रेडियस।
कुछ मटेरियल आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है देखते हैं। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक की डेफिनेशन पहले लिखिए, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्पीशीज which has same number of electron, जिन स्पीशीज, जिन एटम्स, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, कैसा कुछ भी हो, उसमें इलेक्ट्रॉन के नंबर क्या हो, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिनके पास इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम हो, प्रोटॉन कितने भी हो, अपने को कोई लेना देना नहीं, उसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब इसमें साइज का हम कंपैरिजन करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, Na प्लस Mg2 प्लस, उसके बाद ऑक्सीजन 2 माइनस, F सिंगल माइनस, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव और सिलिकॉन 4 पॉजिटिव। इस तरह इतने सारे एलिमेंट्स है, कोई आयन है, कोई एलिमेंट है। क्लियर? अब यहाँ पर इनके इलेक्ट्रॉन की पहले बात करें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पता होगा तो कहानी समझ में आएगी। सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 11, मैग्नीशियम में कितने होते हैं, 12, ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 8, फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन, ये पहले से होते हैं, एल्यूमिनियम में 13 होते हैं, सिलिकॉन में 14। ये ओरिजिनल इनके एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉन के नंबर प्रेजेंट है। अब इनकी पोजीशन तो हमने चेंज कर दी, किसी को तो पॉजिटिव आयन बना दिया, किसी को नेगेटिव। तो इनमें यहां लिखेंगे एक्चुअल इलेक्ट्रॉन, किसी ने लॉस किया होगा तो माइनस करेंगे, किसी ने गेन किया होगा तो उसके एटॉमिक नंबर में प्लस करेंगे। ये पॉजिटिव आयन है, यहां से क्या हुआ, -1, कितने बचे, 10। इसके अंदर एक्चुअल इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 10, एक हमने माइनस किया क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज लगा है। इसमें थे 12, माइनस कितने करेंगे, 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, रिमेनिंग कितने हैं, 10। अब इस पर आइए, ऑक्सीजन के पास पहले कितने थे, 8, इसने 2 क्या किए, गेन, तो टोटल कितने हो गए, 10। फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन थे पहले 9, उसने 1 गेन किया, तो टोटल हो गए 10। एल्यूमिनियम के पास 13 थे, 3 चले गए, माइनस करिए 3, तो 10। इसमें 14 होते हैं, 4 गए, -4 करिए, 10। देखो सभी में इलेक्ट्रॉन क्या है, सबके पास इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम है, इन्हीं को बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो पहले डेफिनेशन को लिखिए, डेफिनेशन को समझिए कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है स्पीशीज विच हैज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिनके पास इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम हो उनको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक का पेयर बोलते हैं। अब बात करते हैं इनकी साइज की, कि इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, ऐसे ये डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा, ये ऐसे। पहले ये देखें कि इनमें सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे लार्जर साइज का वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। इलेक्ट्रॉन तो सब में सेम है, 10 10 10, मतलब ऑर्बिट तो सब में 2 बचे ना, फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड में 1, तो इलेक्ट्रॉन तो सब में 10 है, मतलब ऑर्बिट इनमें 2 है, मतलब ऑर्बिट के नंबर सेम है। तो यहाँ न्यूक्लियर चार्ज उसको वेरी करेगा रेडियस को। देखो इसमें किसने इलेक्ट्रॉन गेन कर रखे हैं, 1 2 3 4, ये चारों ने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करा है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को गेन कर रखा है, और जो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो उतना लार्जर साइज का होगा। इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे, मतलब ऑक्सीजन सबसे बड़ा, उससे छोटा फ्लोरीन, उसने 1 गेन किया, अब उससे छोटा। अब पॉजिटिव आयन के पास चलें, पॉजिटिव आयन में 4 पॉजिटिव आयन है, और जो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा वो उतना छोटा होगा। सबसे ज्यादा किसने रिलीज कर रखे, सिलिकॉन ने 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए हैं, और 4 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, तो मतलब स्मॉलर साइज का सबसे वो होगा, तो सिलिकॉन को यहाँ लिखें, ये 4 पॉजिटिव। सिलिकॉन सबसे छोटा होगा, जो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा वो स्मॉलर साइज का, जो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो उतना लार्जर साइज का। सिलिकॉन के बाद कौन आएगा, एल्यूमिनियम 3+, फिर बड़ा कौन हो जाएगा,
मैग्नीशियम 2+। और इन पॉजिटिव आयन में सबसे बड़ा कौन होगा? सोडियम। सोडियम से बड़ा फ्लोरीन, फ्लोरीन से बड़ा ऑक्सीजन। इस तरह हम इनकी साइज का कंपैरिजन करेंगे। तो लिखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक, डेफिनेशन आपने शायद लिख ली होगी। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, the same number of electron और डायग्राम बना लीजिए भाई सबके। साइज के बेस पर ये इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा। दो मिनट का टाइम है आपके पास, कॉन्सेप्ट आप खुद लिख लीजिए कि कौन बड़ा है, क्यों है। जो जितना इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिलीज करेगा वो साइज में उतना ज्यादा रिड्यूस होगा, स्मॉलर साइज का। जो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो उतना बड़ा होगा। जब आप डायग्राम बना लें तो लिखिए, आगे बढ़ते हैं। श्रेयस प्रेजेंट है या गायब है? श्रेयस आज है, आज ठीक है। चलिए श्रेयस, समझ में आ रही बात? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नोट कर लिया सब? एक क्वेश्चन को आप खुद लोग सॉल्व करिए, रिपोर्ट पर डायग्राम बना के देता आपको, लिखिए। चलिए भाई, सल्फर, Cl, आर्गन, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, पोटेशियम सिंगल पॉजिटिव, ये 5 एलिमेंट है। एलिमेंट क्या है? आयन भी है और एलिमेंट भी है, मतलब एटॉमिक स्टेज में भी है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। सबके इलेक्ट्रॉन में लिख देता है। इनमें ओरिजिनल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? कैल्शियम में होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्चुअल 20, पोटेशियम में होते हैं 90, सल्फर में होते हैं 16, क्लोरीन में होते हैं 17 और आर्गन में होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन। ये इनकी एक्चुअल पोजीशन है। अब इनके चार्ज को देख के इलेक्ट्रॉन को माइनस करेंगे। इसमें 2 गए, -2, कितने बचे? इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन, इसमें से -1 करेंगे, 18 इलेक्ट्रॉन। इसमें 16 थे, 2 इसने गेन किए तो प्लस करेंगे, 18 इलेक्ट्रॉन। इस पे 17 थे, 1 गेन किया तो 18 इलेक्ट्रॉन। और इसके पास कुछ भी नहीं है, ना लिया ना दिया, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन। मींस ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, क्योंकि सबके पास 18 इलेक्ट्रॉन है। 18 इलेक्ट्रॉन है तो ऑर्बिट 3 होंगे, फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 8, थर्ड फिर 8। ऑर्बिट सेम है बट न्यूक्लियर चार्ज डिफरेंस है। पॉजिटिव आयन स्मॉलर होंगे, पॉजिटिव आयन इसमें केवल 2 है, कैल्शियम एंड पोटेशियम।
ये दो पॉजिटिव आयन है, दो इसमें नेगेटिव आयन और एक न्यूट्रल है। तो सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन होगा, उस पर चलते हैं। जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करे वो सबसे बड़ा, मतलब सल्फर इसमें सबसे बड़ा होगा। उससे छोटा क्लोरीन, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। उसके बाद नंबर किसका आएगा, आर्यन का, जिसने दुनिया से ना लिया ना दिया, जैसा आया था वैसे ही चला गया। उससे छोटा पोटेशियम और उससे सबसे छोटा कैल्शियम। ये इनका साइज का डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा, नोट करिए। अनुराग ने आंसर दिया, ठीक है भाई, यही ऑर्डर है। चलिए भाई, यहाँ खत्म होता है रेडियस का कंसेप्ट। इसमें आपने एटॉमिक रेडियस की स्टडी की, आयोनिक रेडियस की स्टडी की, उसके वेरिएशंस की स्टडी की, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक की स्टडी की। और इस आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाले क्वेश्चन को स्टार बना के लिखिए। ये चाहे जेईई मेंस का एग्जाम हो, चाहे नीट का हो, ये क्वेश्चन आता है हर साल, इसलिए इसको याद रखिए। और ये सिंपल सा क्वेश्चन आता है, इसमें कोई ज्यादा टफ नहीं होता है। पॉजिटिव आयन स्मॉलर, नेगेटिव आयन लार्जर, बस इस कंसेप्ट से। अगला हेडिंग लिखिए सेकंड प्रॉपर्टी पीरियोडिक टेबल की, जिसको अपन बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी, जिसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तीन नाम है इसके, तीन नाम है तो इसका मतलब डेंजरस होगी। पहला नाम आयोनाइजेशन पोटेंशियल, दूसरा नाम आयोनाइजेशन एनर्जी और तीसरा नाम आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तीनों नाम का मतलब एक ही है। अब जैसा इसका सबसे पहला नाम है आयोनाइजेशन, मतलब आयन में कन्वर्ट करने की एनर्जी। किसी भी एटम को जब आप आयन में कन्वर्ट करते हो तो एनर्जी लगती है, अभी समझाया था मैंने, फिर से एक बार समझा था। जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस, इसके न्यूक्लियस के सराउंडिंग इस पे 2 इलेक्ट्रॉन, ये 8 इलेक्ट्रॉन, और ये सपोज लास्ट का 1 इलेक्ट्रॉन। हमने सोडियम का डायग्राम दिया, सोडियम 11 इन द फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 8, थर्ड 1। ये इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। और ये आप पहले पढ़ चुके हो, स्टडी कर चुके हो कि न्यूक्लियस, दुनिया में हर इंसान अपना अपना काम करता है, वैसे एटम भी अपना काम करेगा, और एटम का पार्ट न्यूक्लियस वो भी अपना काम करेगा। ये आउटर इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स एक्ट करेगा। सबसे ज्यादा किस पर एक्ट करेगा, फर्स्ट ऑर्बिट पर, उससे कम सेकंड पर, सबसे कम थर्ड ऑर्बिट पे इसका अट्रैक्शन फोर्स रहेगा। इसका मतलब अब आपको यहां से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब यही होता है, किसी भी एटम को आयन में कन्वर्ट करने की मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी। अब मान लीजिए आपके पास सोडियम यहाँ कौन सी फेस में है, सॉलिड फेस में, तो सॉलिड फेस में डेफिनेशन नहीं बनती। सोडियम सॉलिड को आपको पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सोडियम गैस में। और ये सोडियम गैस का डायग्राम बनाया है मैंने, बात को समझिए। सोडियम सॉलिड होगा और आपने उससे इलेक्ट्रॉन रिलीज कर लिया, तो वो आयोनाइजेशन पोटेंशियल की डेफिनेशन नहीं होगी। कब होगी आयोनाइजेशन पोटेंशियल की डेफिनेशन, यहां से शुरू होती। मान लीजिए सोडियम सॉलिड है, तो पहले आपको सोडियम को किसमें बदलना पड़ेगा,
लिक्विड में, लिक्विड से वो किस में जाएगा, गैस में। अब डेफिनेशन शुरू होगी। ये सोडियम गैसियस स्टेट का डायग्राम है, यहाँ लिख देता, ये गैसियस स्टेट सोडियम का डायग्राम। पैक होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, आइसोलेटेड। कैसा होना चाहिए, आइसोलेटेड। पैक सिस्टम होना चाहिए। आइसोलेटेड सिस्टम है, गैसियस मटेरियल है, मींस कोई सा भी एटम हो गैस फेस में होना चाहिए। अब ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, तो बताओ न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को जाने देगा क्या, नहीं, क्योंकि न्यूक्लियस तो सब पे अट्रैक्शन फोर्स लगा था। फर्स्ट ऑर्बिट पे सबसे ज्यादा लगाएगा, सेकंड पे उससे कम, थर्ड पे उससे कम, लेकिन लगाएगा तो सही। तो आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को अगर आपको एटम से रिलीज करना है तो न्यूक्लियस उसको जाने नहीं देगा। इट मींस अगर आपको इसको यहां से रिलीज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। क्या काम करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। किसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा, न्यूक्लियस के। वर्क डन अगेंस्ट न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन को आप ले जाना चाहते हो और न्यूक्लियस उसको ले जाने नहीं देगा। तो न्यूक्लियस के अगेंस्ट जो आप वर्क डन करोगे, मतलब इसको क्या करोगे आप, इसको एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी। जब आप किसी एटम को एनर्जी सप्लाई करोगे, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करेगा और फिर जाएगा। और आप किसके अगेंस्ट वर्क डन कर रहे हो, न्यूक्लियस के। तो ये इलेक्ट्रॉन जब चलेगा, आपने एनर्जी सप्लाई की, तो प्रोसेस कौन सा हो जाएगा, एंडोथर्मिक। आपको समझा चुके हैं कि जब किसी सिस्टम में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो प्रोसेस कौन सा होता है, एंडोथर्मिक। तो आईपी क्या है, आईपी आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंडोथर्मिक प्रोसेस है, उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, तब इलेक्ट्रॉन वहां से ऑर्बिट से चलेगा। अब ऑर्बिट से चला, आपने न्यूक्लियस के अगेंस्ट वर्क डन किया और ये इलेक्ट्रॉन चला गया, बस इसी का नाम, इस एनर्जी का नाम आयोनाइजेशन पोटेंशियल है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी, इन गैसियस आइसोलेटेड सिस्टम इलेक्ट्रॉन रिलीज फ्रॉम एटम, minimum required energy for removal of valency electron in gaseous system या gaseous stage with isolated system। किसी भी isolated atom से, उसकी गैस फेस से इलेक्ट्रॉन वैलेंसी को रिलीज करने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड है, उसी का नाम आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी। फिर से सुन लीजिए एक बार, मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर रिमूवल ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी एटम्स इन गैसियस स्टेट विथ आइसोलेटेड सिस्टम। एटम आइसोलेटेड होना चाहिए, पैक होना चाहिए, आसपास उसके कोई दूसरा नहीं होना चाहिए, गैस फेस में होना चाहिए, सॉलिड या लिक्विड फेस में नहीं होना चाहिए, गैस फेस में रिलीज करे हो। अब ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, Na+ इन द फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकंड 8 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन चला गया, ये सोडियम का डायग्राम बन गया नया, 2 8, एक ऑर्बिट खत्म हो गया। ऑर्बिट खत्म हो जाता है तभी तो आयन की रेडियस डिक्रीज होती है। पॉजिटिव आयन बना तो रेडियस श्रिंक हो जाएगी, साइज में स्मॉलर हो जाएगा। तो ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल की डेफिनेशन है। डेफिनेशन सबको समझ में आई होगी। अब बात करते हैं कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिपेंड किस पर है। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल तो आपने अभी तो समझा, किस पर डिपेंड है, न्यूक्लियर चार्ज पर डिपेंड है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज के तो अगेंस्ट वर्क डन करना है अपने को। न्यूक्लियस जितना हैवी होगा, जितना पावरफुल होगा, आपको उतना ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, मतलब आईपी की वैल्यू हायर होगी। न्यूक्लियस वीक होगा, उसका चार्ज कम होगा, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन को आप रिलीज करोगे, तो एनर्जी आपको कम लगेगी। इसका मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर चार्ज। आईपी की वैल्यू न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो आईपी की वैल्यू इंक्रीज होगी, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा तो आईपी की वैल्यू भी
डिक्रीज होगी। अब बात करते हैं पीरियोडिक टेबल में कैसे वेरिएशन होता है। देखो इधर चलोगे तो यहाँ कौन है, लिथियम, यहाँ बेरिलियम, लिथियम में 3, बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, लास्ट में नियॉन 10। ये पीरियोडिक टेबल का पीरियड्स है लेफ्ट टू राइट। और ग्रुप्स में चलोगे ऐसे अप टू डाउन तो यहाँ कौन आएगा, सोडियम 11, पोटेशियम 19, रुबिडियम 37, सीजियम 55, फ्रांसियम 87। यहाँ ऑर्बिट कितने हैं, 2, सोडियम में कितने ऑर्बिट, 3, पोटेशियम में 4, रुबिडियम 5, इसमें 6 और इसमें 7 ऑर्बिट। मींस इनमें ऑर्बिट इंक्रीज होता है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता है, अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। तो ऐसे केस में क्या होगा, अब यहां समझेंगे कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल का क्या होता है। लेफ्ट टू राइट मूविंग का तो नंबर ऑफ ऑर्बिट तो सेम होंगे ना। लिथियम में कितने ऑर्बिट, 2, बेरिलियम में ऑर्बिट 2, बोरान में ऑर्बिट 2, कार्बन में 2 ऑर्बिट, नाइट्रोजन में 2, ऑक्सीजन। लेफ्ट टू राइट मूविंग करते हैं पीरियड्स में किसी में भी तो ऑर्बिट के नंबर इंक्रीज नहीं होते, ध्यान रखिए हमेशा। और ऑर्बिट का नंबर तो इंक्रीज नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन नया आता है जो सेम सब सेल में इंटर होता है। बट यहाँ प्रोटॉन के नंबर तो इंक्रीज हो रहे हैं लेफ्ट टू राइट। बेरिलियम में कितने प्रोटॉन, 4, ऑक्सीजन में कितना प्रोटॉन, 8। तो प्रोटॉन का नंबर इंक्रीज हुआ मतलब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ, और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो आईपी की वैल्यू इंक्रीज होगी। इट मींस जब आप पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आईपी की वैल्यू इंक्रीज होती है। ये यूनिवर्सल रूल है, बट एक्सेप्शनल केस होंगे बहुत सारे, वो बाद में स्टडी करेंगे। अभी केवल एक रूल है कि लेफ्ट टू राइट हम मूविंग करते हैं किसी भी पीरियड्स में तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, इसलिए आईपी की वैल्यू इंक्रीज होगी। अब आप टू डाउन बात करो किसी भी ग्रुप्स में, तो ग्रुप्स में तो इलेक्ट्रॉन दूर जाता है, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा तो आईपी की वैल्यू डिक्रीज होगी। पहले इतनी सारी बातें लिखेंगे, उसके बाद फिर नई बात की स्टडी करेंगे। लिखिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल, नाम लिखना तीनों। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी, या तीसरा नाम है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब पहले डेफिनेशन बोलूंगा मैं। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to removal of valency electron, removal of valency electron of any atoms in gaseous state, ब्रैकेट में लिख लेना आइसोलेटेड। फिर से एक बार डेफिनेशन बोलता, मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर रिमूवल ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी एलिमेंट्स इन गैसियस स्टेट कॉल्ड आईपी। अब इसको शॉर्ट में लिखने की कोशिश करिए, डिटेल आपको समझा दी। अब सोडियम का डायग्राम बनाओ और उसके बारे में कुछ चीजें लिखो कि एक तो एलिमेंट गैसियस स्टेट में होना चाहिए, एटम आइसोलेटेड होना चाहिए, और दूसरा पॉइंट लिखोगे हम किसके अगेंस्ट वर्क डन करते हैं, हम न्यूक्लियस के अगेंस्ट वर्क डन करते हैं, न्यूक्लियस उसको रोक के रखता है। इन आईपी वर्क डन अगेंस्ट न्यूक्लियस, हम वर्क डन करते हैं, वर्क डन बाय अस अगेंस्ट न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज के अगेंस्ट हमको वर्क डन करना है। एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है क्योंकि इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। Energy is absorbed, therefore endothermic process। इतना शायद सबने लिखा होगा। सोडियम का डायग्राम बना लीजिए, सोडियम एटम बनाइए, फिर उस सोडियम को पॉजिटिव आयन बना दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन को
प्लस करके अलग कर दीजिए, रिलीज कर दीजिए। चलिए भाई अगला पॉइंट लिखिए, वेरिएशंस इन पीरियड्स एंड ग्रुप्स। वेरिएशंस इन पीरियोडिक टेबल। इसमें लिखिए वेरिएशंस में, पहले पीरियड्स में लिखेंगे। मूविंग लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड्स, मूविंग लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, ऑफ पीरियोडिक टेबल। Nuclear charge increases continuously. Nuclear charge increases continuously, but number of orbit of element are same. एटम के ऑर्बिट के नंबर सेम होते हैं, एलिमेंट जो भी एटम कुछ भी लिखिए आप, ऑर्बिट के नंबर सेम होते हैं। It means moving left to right, nuclear charge increase with increase value of IP. अब ये रेगुलर 10 तो है, लेकिन इसमें एक्सेप्शनल केस है जो कल पढ़ेंगे, आज भी। दूसरा पॉइंट लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, मूविंग डाउन द ग्रुप, moving down in a group of periodic table, number of orbits increases and the distance between nucleus and outermost electron increases. That means nuclear charge decreases. That means nuclear charge decreases on electron of outermost shell. Hence the value of IP decreases. Hence the value of IP decreases. बोर्ड पर से डायग्राम बना लीजिए। आज की कहानी इतनी बहुत। पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज में हमने 2 प्रॉपर्टी स्टडी की है, लेकिन एक अभी अधूरी है, इसकी कहानी बाकी है। इसकी कहानी फर्स्ट खत्म हुई, वो भी विद्या बालन ने बनाई थी। अब इसकी कहानी 2 चलेगी, वो भी विद्या बालन की थी। और इसके इफेक्टिंग फैक्टर nuclear charge up to down in a group decreases. हाँ ठीक है, अपलोड कर देंगे। न्यूक्लियर चार्ज डाउन इन ए ग्रुप डिक्रीजेस। ठीक है, डिक्रीज होगा तो आईपी की वैल्यू डिक्रीज होगी। ठीक है भाई, आज की कहानी इतनी बहुत। अगले अब कल ऑफ है और उसके बाद तो संडे है, तो 2 दिन आराम करिए। और जितने लोगों को मैडम ने बुलाया है वो वहाँ जाकर के पैकेज को कलेक्ट कर ले और पैकेज को सॉल्व कर ले। हम मिलेंगे हम मंडे को, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हैप्पी 15 अगस्त, मिठाई खाइए, घर में रहिए, जय हिंद।